नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के अंक में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है डेंगू मलेरिया कारण, लक्षण एवं बचाव। डेंगू दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि ये एक संक्रमण है। ये डेंगू वायरस से होता है और इसे हड्डी बुखार भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मलेरिया ये परजीवी कीटाणुओं की वजह से होता है। आखिरकार ये दोनों बीमारियां क्या हैं, ये कैसे होती है, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इससे संबंधित हर विषय पर, हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे अपने स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से। आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जवाहर भवन लखनऊ से प्रधारे संयुक्त निदेशक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के डॉक्टर विकास सिंघल जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी अपनी टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और आज के विषय से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो उन्हें अवश्य पूछिए अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स एक बार देख लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 052222055756, दूसरा नंबर है 0522228868 और 0522401598। दर्शकों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें और जब आप हमसे बात कर रहे हों तब अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। डॉक्टर साहब, जैसे आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है डेंगू मलेरिया लक्षण कारण एवं बचाव, तो पहले हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो जब डेंगू की बात आती है तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू बुखार है क्या, इसके क्या लक्षण होते हैं? डेंगू एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस है जो डेंगू वायरस से होती है। डेंगू वायरस 4 तरह के होते हैं, डेंगू 1, 2, 3 और 4। ये मादा एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से होती है। जो संक्रमित मादा एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है उसके काटने से ये फैलती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, कई दिन से आ रहा है, तो आम तौर पर आदमी यही सोचता है कि उसको ऐसे ही नॉर्मल बुखार होगा, वायरल बुखार होगा, 1-2 दिन में उतर जाएगा। तो ये कैसे पता चले कि ये डेंगू बुखार है? एक आम आदमी की तरफ से हम पूछ रहे हैं। कोई भी बुखार हो, हमें उसके प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हमें बुखार होता है तो फ़ौरन हमें चिकित्सक को दिखाना चाहिए, चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि डेंगू बुखार वो कई तरह से प्रस्तुत हो सकता है। वो सिंपली एक वायरल फीवर की तरह, सिंपली वायरल सिंड्रोम है, सिंपली फीवर है और बदन में दर्द है, वो ऐसे भी हो सकता है। या कभी कभी डेंगू में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से, नाक से, या पेशाब में खून आ सकता है, मल में खून आ सकता है, या डेंगू कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉक की तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए डेंगू के कोई भी फीवर है हमें उसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और फ़ौरन चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते मैडम, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौदी पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो डेंगू का बुखार आता है, मच्छर से होता है, तो हमें मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका रखरखाव कैसा करना चाहिए जिससे वो बीमारी आगे न पनपने पाए? एक अच्छा प्रश्न है आपका। डेंगू के बुखार में 3 तरह की मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जिसको एक फेब्राइल फेज कहते हैं, एक क्रिटिकल फेज और एक रिकवरी फेज। तो अगर मरीज हमारा फेब्राइल फेज यानी कि जब तक उसे बुखार का लक्षण उसके अंदर है, तो अगर मरीज को बुखार है अभी, अब वो डेंगू पॉजिटिव आया है, डेंगू जांच में पॉजिटिव आया है, तो हमें उसको आराम करें घर में वो आराम कर सकते हैं। अगर उसको और कोई इस तरह के लक्षण नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई वार्निंग साइन नहीं है, वो घर पर रेस्ट कर सकते हैं। केवल पैरासीटामोल की गोली लें जो चिकित्सक द्वारा एडवाइस की जाए। साथ में खूब लिक्विड डाइट लें, प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट्स इसमें लेनी होती है। और घर पर वो मच्छरदानी में रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में भी मच्छरदानी में रहें, क्योंकि जब तक मरीज को बुखार है तब तक उसके शरीर में डेंगू के कीटाणु मौजूद रहते हैं।
तो ऐसे में वो परिवार के अन्य सदस्यों या आस पड़ोस के अन्य सदस्यों को भी वो बीमारी फैला सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जिसको डेंगू पॉजिटिव है और अभी उसको और कोई भी इस तरह के लक्षण नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और बुखार की अवस्था में है अभी, तो हमें उसे मच्छरदानी के अंदर रखना चाहिए सुबह से लेकर शाम 24 आवर्स, दिन में भी और रात में भी। जी, ये सब सतर्कता बरतेंगे तो व्यक्ति को काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि डेंगू फीवर की आप लोग बात कर रहे हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जब डेंगू फीवर होता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। कब प्लेटलेट्स चढ़वाने की जरूरत पड़ती है? और आमतौर पे लोग कहते हैं कि अगर आप गिलोय की पत्ती और पपीते की पत्तियों का सेवन करें तो प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। मैं एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ कितना सही है। ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है, जनता में जो भ्रम फैलाया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू है तो उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो उसकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी पूरी जांच, जिसमें उसकी खून की जांच होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी जांच करने के बाद जो भी उसको अगर उसके शरीर में पानी की कमी है तो उसी तरह से उसको फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, या अगर उसको कहीं से ब्लीडिंग है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली कई तरह के वायरल फीवर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो हर मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि कब उसको प्लेटलेट की आवश्यकता होगी या कब नहीं होगी। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है, सबसे मेरा ये आग्रह होगा कि वो डॉक्टर्स को इस चीज़ के लिए ना ज़्यादा वो करें कि वो प्लेटलेट चढ़ाएं, क्योंकि प्लेटलेट्स, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या से ज़्यादा प्लेटलेट का जो फंक्शनल होना या डिसफंक्शनल होना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर प्लेटलेट डिसफंक्शनल है और कोई ब्लीडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तभी वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसको प्लेटलेट चढ़ाई जाए या ना चढ़ाई जाए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, देवनाथ जी हैं गोंडा से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर विकास, मैं देवनाथ बोल रहा था ये गोंडा से। मैं ये जानना चाहता था कि ये कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि इसमें ज्यादा, या कोई ऐसा समय है जैसे बरसात का समय हो या बरसात के पहले या बाद में ये ज्यादा फैलता है? नहीं, ये इसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप तो नहीं है। वो किसी भी एज ग्रुप में डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर एक्सट्रीम ऑफ एजेज में ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे अगर इन्फेंट्स हो या ओल्ड एज पर्सन हो। जो आपने किस मौसम में ज़्यादा होता है, हाँ, ये मानसून या पोस्ट मानसून पीरियड में ये ज़्यादा फैलता है। जैसे अभी मानसून पीरियड चल रहा है, मानसून और पोस्ट मानसून में इसके फैलने का ज़्यादा संभावना होती है। डॉक्टर साहब, जैसे इतनी सारी बातें हो रही हैं, हमारे कॉलर्स भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू फैलने के कारण क्या क्या है? जो डेंगू फैलने का जो मुख्य कारण, जैसे मैंने आपसे बताया, ये जो एडीज एजिप्टाई मादा मच्छर है, अगर कोई संक्रमित जो इन्फेक्टेड एडीज एजिप्टाई मादा मॉस्किटो है वो किसी व्यक्ति को काटती है, उसके काटने से ये फैलता है, बीमारी फैलती है। तो इसलिए इसको फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मच्छर से बचें। मच्छर से बचाव ही डेंगू से बचाव है। मच्छर से बचने के दो तरह के उपाय हैं। एक तो उसके पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, कि वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पूरी पैंट पहने, जो जूते मोजे पहन कर रहे, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं। साथ में अपने घर या ऑफिस या स्कूल में जो कमरे हैं उसमें हम उनकी जो खिड़कियां हैं उसमें जाली लगवाएं, दरवाज़ों में जाली लगी होनी चाहिए। और अपने आसपास, घर में या घर के आसपास कोई भी पानी इकट्ठा ना होने दें, खुला हुआ कोई भी पानी ना रखा हो लंबे समय के लिए, क्योंकि ये मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देता है, जिसमें इसकी ब्रीडिंग होती है, जिससे ये फैलता है। तो ये इससे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास, जैसे कूलर है या फ्रिज के नीचे की ट्रे है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उदय जी हैं, आगरा से कॉल कर रहे हैं। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए। मैम ये कहना चाह रहा, जैसे कोई डेंगू का मरीज है तो क्या किसी स्वस्थ व्यक्ति को उसके साथ उसमें बैठने से वो बीमारी हो सकती है?
नहीं, ये डेंगू का जो जैसे मैंने बताया, ये मच्छर के काटने से ही इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो, उसके काटने से फैलती है, या फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से फैल सकती है। ऐसा उसके आसपास बैठने से तो नहीं फैलेगी, पर हाँ अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, डेंगू है उसको, तो उसको हमें मच्छरदानी में रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस कमरे में या उस एरिया में मच्छर है एडिस एजिप्टाई, तो वो मच्छर उस व्यक्ति को काटेगा जो इन्फेक्टेड है, जिसको फीवर है, और वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर एक दूसरे व्यक्ति को अगर वहाँ पे इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो उसको वो काटेगा, तो उससे वो बीमारी होने का खतरा रह सकता है। तो ये हम निश्चित करें कि हम मच्छर से बचें, उससे बीमारी से फैलने से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कारणों के बारे में बता रहे थे कि पानी इकट्ठा ना होने दे, इस विषय पर आप बता रहे थे। तो जैसे मैं बता रहा था कि आपके घर के आसपास या घर के अंदर जैसे कूलर है आपका, या कोई भी पानी हमने रखा हुआ है बाल्टी में, या किसी और पानी टैंक में हमने पानी रखा है अपने इस्तेमाल के लिए, या फ्लावर पॉट्स है, या फ्रिज के नीचे की ट्रे है, या एसी का कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इस तरह से, या कोई टायर हमारे पास यूज टायर हमारे पड़ा है कहीं ऊपर छत पे, तो ऐसा कहीं भी जहाँ पानी है जिस भी कंटेनर में वो खुला हुआ है, उसमें मच्छर जा सकता है, तो वहाँ वो मच्छर फैलेगा, वहाँ वो अंडे देगा, तो उससे उसकी ब्रीडिंग होगी। तो इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने घर या घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, और जो भी पानी इकट्ठा है उसे 1 हफ्ते के अंदर उसको बदल दें या हटा दें, या उसको जो भी पानी के कंटेनर से उसको हम ढक कर रखें। अगर टंकी है, पानी की टंकी छत पर रखी है, उसकी लिड टूटी हुई है, उसमें मच्छर जा सकता है, ओपनिंग कुछ है, तो वहाँ मच्छर जाएगा, अंडे देगा, तो या तो हम उसकी लिड लगवा दें, नहीं, या फिर वहाँ पे उसको हम एक कपड़े से उसको बांध कर रखें, किसी जाली इस तरह के कपड़े से जिसमें मच्छर प्रवेश ना कर सके। तो कोई भी हम पानी खुला ना रखें, और 1 हफ्ते के अंदर वो पानी हम बदल दें। कोई भी इस तरह के कंटेनर है, जैसे टायर है, उसको रिसाइकिल के लिए हम दें, टायर ना रखा हो। कूलर है, कूलर के पानी को हफ्ते में 1 बार हम जरूर बदल दें। पानी बदलने का मतलब है उसका पूरा पानी उसका निकालना है, सही से उसको सफाई करनी है और उसको ड्राई करना है धूप में, ताकि वो पूरा सूख जाए, उसके बाद उसके अंदर पानी डालना है। क्योंकि कभी कभी जो बर्तन है उसकी जो दीवारें हैं उससे वो अंडा चिपका रह सकता है, तो उसकी दीवारों को अच्छी तरह से स्क्रब करके साफ़ करना ज़रूरी होता है, ताकि अंडे सारे वहाँ से हट जाएं। और एक अंडे से मच्छर बनने में कम से कम 7 दिन लगते हैं, 7 से 10 दिन का टाइम लगता है एक अंडे से एडल्ट मॉस्किटो बनने में, जो उसकी डिफरेंट स्टेजेज हैं। तो इसलिए हम हफ्ते में अगर 1 बार सारा पानी साफ़ कर देंगे तो फिर वो मच्छर आपके यहाँ वो पैदा नहीं हो पाएंगे जी, जिससे हम बच सकते हैं। दर्शकों, हम अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है डेंगू मलेरिया लक्षण, कारण एवं बचाव। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने डेंगू के बारे में बहुत सारी बातें बताई, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति को बुखार है, कई दिन से चल रहा है, तो व्यक्ति जांच कहाँ कराने जाए? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कई दिन तक वेट ही नहीं करना है। अगर किसी को बुखार आता है या आसपास भी इस तरह का बुखार फैला हुआ है, उसको बुखार है, बुखार के साथ आँखों के पीछे दर्द है, कोई आँखें मुँह करने में दर्द होता है, ये सिर में तेज़ दर्द है, या पूरे बदन में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, या कहीं भी चकते पड़े हुए हैं, या ब्लीडिंग है कहीं से भी, तो हमें फ़ौरन चिकित्सक को दिखाना चाहिए। हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, आप वहाँ पर उससे जाके दिखा सकते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ इस तरह की लैब्स हैं, सेंटिनल लैब्स हैं, जहाँ पर डेंगू की जांच की सुविधा अवेलेबल है, जो एलाइजा विधि द्वारा की जाती है। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के चिकित्सालय हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सब ट्रेंड हैं डेंगू के मैनेजमेंट में। तो कोई भी अगर इस तरह का लगता है कि हम सरकारी चिकित्सालय में दिखाएं, और अगर किसी को बुखार के बाद कोई भी वार्निंग लक्षण क्या हो सकते हैं कि जैसे बहुत तेज़ पेट में दर्द होना, या बार बार उल्टी जाना, या उसको सांस लेने में तकलीफ़ होना, या शरीर में कहीं से ब्लीडिंग होना, खून रक्तस्राव होना, या उसको बहुत घबराहट होना, या हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ये सब अगर लक्षण मिलते हैं डेंगू का बुखार उतरने के बाद, तो या किसी भी समय, तो फ़ौरन हमें अपने जो भी नज़दीकी जिला स्तरीय हमारा चिकित्सालय वहाँ जाएं।
वहाँ पर इसका इलाज, पूरा इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई। अब हम मलेरिया पे आते हैं, मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया ये क्या है, इसके लक्षण क्या है? क्योंकि बुखार डेंगू भी है और मलेरिया में भी आता है, तो ये कैसे पता चले कि ये मलेरिया बुखार है? जैसे आपने बताया कि मलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज है जो प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स फैल्सिफेरम या मलेरी और ओवेल, ये 4 तरह के प्लाज्मोडियम है जिनसे मलेरिया होता है। यूपी के अंदर या हमारे देश में अधिकतर 2, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ज़्यादा मिलते हैं जो अभी तक रिपोर्टेड है। तो मलेरिया में, जैसे आपने बताया, मलेरिया में बुखार एक मुख्य लक्षण है, पर बुखार के साथ साथ मलेरिया में सर्दी लग के, ठंड लग के बुखार आ सकता है, साथ में तेज सिर में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो कभी कभी इन दोनों के लक्षण, डेंगू और मलेरिया के लक्षण एक जैसे भी हो सकते हैं। इसलिए ये कोई व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये मलेरिया ही होगा या डेंगू होगा। इसके लिए जांच होना बहुत आवश्यक है। तो कोई भी बुखार हो, हमें फ़ौरन चिकित्सक को दिखाना है। चिकित्सक अपने जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स है उसके आधार पर उसकी जांच एडवाइस करेंगे। फिर जांच के बाद ही हमें कंफर्म पता लगेगा कि वो कौन सा बुखार है। जी, जांच कराना अति आवश्यक है इसमें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, लखनऊ से आप कॉल कर रहे हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम पूजा है और मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। और मेरा प्रश्न है कि अगर कोई शुगर का मरीज है, किसी को शुगर है और साथ में डेंगू हो गया है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके इलाज में, एंड किस तरीके का परहेज करना चाहिए, किन चीज में सावधानी बरतनी चाहिए? डेंगू, अगर किसी व्यक्ति को शुगर है और उसको डेंगू होता है तो वो अपने आप में एक वार्निंग साइन है, वो अपने आप में एक थोड़ा सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो फ़ौरन हमें इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, फ़ौरन हमें इसमें हॉस्पिटल में जाना है। और हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर डेंगू बुखार के, डायबिटीज़ के साथ डेंगू बुखार है, तो ये भी एक एडमिशन का एक रीज़न बनता है, हॉस्पिटल एडमिशन का। तो एडमिशन के बाद, क्योंकि डेंगू का बुखार का जो ट्रीटमेंट है वो लगातार आपकी जांचें होंगी, आपका ब्लड प्रेशर, बाकी और ब्लड की डिफरेंट जांच, उसके बाद ही वो उसका मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए ये फ़ौरन हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की इसमें आवश्यकता होगी ताकि सही ट्रीटमेंट मिले वक्त पर और वो सही हो सके। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है डेंगू मलेरिया, लक्षण, कारण एवं बचाव। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है डेंगू मलेरिया, लक्षण, कारण एवं बचाव। हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सोहन जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सवाल पूछें। हाँ मैडम। जी अपना प्रश्न कीजिए सोहन जी। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे? क्या मैं कुछ लक्षण कैसे पता चलेंगे किसके, डेंगू के? हाँ नहीं, डेंगू में जैसे ये मैंने बताया कि ये एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। अगर 7 दिन से कम का बुखार है, बुखार के साथ सर में दर्द या आंखों के पीछे दर्द या शरीर में चकत्ते पड़ना या कहीं से खून आना, तो अगर कोई भी बुखार है, बुखार के साथ 2 या 2 से ज़्यादा ये लक्षण मिलते हैं और आसपास उस तरह के और भी केसेस हैं, तो ये डेंगू होने की संभावना हो सकती है। तो लेकिन ये पता क्लियर तभी लगेगा जब हम उसकी खून की जांच कराएंगे। जांच से ही पता लगेगा कि उसको डेंगू है या नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम बात कर रहे थे, अभी आप मलेरिया के बारे में बता रहे थे कि उसके क्या लक्षण हैं। तो मलेरिया फैलने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? जैसे मलेरिया भी एक वेक्टर जनित रोग है। ये एक जो एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो है। अगर संक्रमित मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उससे उसको शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है मलेरिया का। तो मच्छर के काटने से ये भी फैलता है जी। और इससे बचाव के लिए वही है कि हमें मच्छर से बचाव करना है। उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें घर में, और अगर ये सब हमें इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो इससे बचाव कैसे किया जाए अपने आप को? इसमें बचाव के लिए, क्योंकि ये मच्छर जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये नॉर्मली ज़्यादातर
डाउन या डस्क में काटता है, अर्ली मॉर्निंग काटेगा या रात में काटेगा सोते हुए, तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना है सोते हुए। और अपना जो घर कमरा है उसमें जाली लगी हो, दरवाज़ों में खिड़की में जाली लगी हो, मच्छरदानी का प्रयोग करें सोते हुए। और आसपास या कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे बरसात के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है सड़क में या उधर उधर कच्चे रास्ते हैं, तो उसकी फिलिंग करा दें हम, मतलब वो गड्ढे भरवा दें और कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें खुला। साथ में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करते हैं उसमें। तो ये अगर किसी को बुखार आता है और उसमें मलेरिया, उसको पुष्टि हो जाती है मलेरिया है, तो हमें उसकी पूरी मेडिसिन लेना ज़रूरी है, पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा मलेरिया का। इसके साथ साथ इसमें रेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। रेडिकल ट्रीटमेंट से जो उसके अंदर शरीर में जो मलेरिया के परजीवी हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, जिससे वो बाकी लोगों को फैला नहीं सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से ऐश्वर्या जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो क्या इसकी वजह से उसके लंग्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है? क्या ऐसी संभावना है कि उसके लंग्स पे भी पानी आ जाए, उसके लंग्स अफेक्टेड हो जाए? बिल्कुल संभावना हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि इसमें प्लाज्मा लीकेज होता है, तो प्लाज्मा लीकेज होने की वजह से जो वास्कुलर परमेबिलिटी है वो इसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा लीकेज होता है। जो फ्लूइड है वास्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में जाता है। तो ऐसे में अगर ऐसे केसेस में अगर कई बार क्या होता है कि हम फ्लूइड उसको दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, हमने फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा दे दिया या लीकेज ज़्यादा हो गया, तो वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है, वो उसके फेफड़ों में भी हो सकता है या पेट में या अन्य स्थानों पे भी हो सकता है। तो ये संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। तो इसमें हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं मलेरिया से बचाव के लिए मुख्य रूप से। तो जन जागरूकता आपने बात की, तो बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए कि जन सहभागिता से कैसे हम डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं? डेंगू और मलेरिया दोनों से बचाव के लिए जन सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केवल सरकारी विभाग के द्वारा ये संभव नहीं है कि हम हर जगह जाएं, हर जगह जाकर सारी इन चीज़ों को रोक सकें। तो जब तक पूरा जन समुदाय इससे अवेयर नहीं होगा तो तब तक इसके लिए बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है ये। इसलिए सबको ये ज़रूरी है। जैसे हमारा स्वच्छता अभियान भी हम चलाया गया हमारे देश में, तो इसके लिए ज़रूरी है एक पर्सनल हाइजीन के साथ सोशल हाइजीन की प्रैक्टिस अमल में लाना, जिसमें हम अपने घर या घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, कहीं भी जल भराव ना होने दें, क्योंकि जल भराव ही बीमारियों का जड़ है। तो ये एक जन सहभागिता के माध्यम से एक कैंपेन चलाकर हम अपने आसपास के क्षेत्रों में हम ऐसी टीम बनाकर निकलें और आसपास कहीं भी कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल पड़ा है, यानी ये कह सकते हैं हम कि जितना हम सतर्क रहेंगे हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों, अब हम कार्यक्रम के अंतिम छोर तक आ गए हैं और अब बारी है चलते चलते। दर्शकों, यहाँ पर हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। आज का हमारा सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दर्शकों, इस सवाल का जवाब आप हमें पत्र या फिर ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जब आप अपना जवाब हमें भेजें तो उसके साथ अपना पता, अपना मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करें। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमें ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। तो इसी के साथ दर्शकों, अब हमें इजाज़त दीजिए चलने की। और डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। और बहुत ही अच्छा है, हमें उम्मीद है हमारे दर्शक भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। आपने जो जानकारी दी और आपने बहुत बढ़िया ढंग से बातों को बताया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया
और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात जनता तक पहुँचा। बहुत अच्छा रहा।